चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इस घोषणा के बाद संबंधित राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। वर्तमान में एक सीट पर एनडीए के दीपक प्रकाश काबिज हैं, जबकि दूसरी सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन के पास थी। शिबू सोरेन के निधन के बाद यह सीट पिछले सितंबर से खाली है। वहीं दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो जाएगा। राज्य के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी सीटें बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही हैं। दोनों गठबंधन इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भी हो गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी स्टूडियो में हैं। रंजन जी, देखिए, अब राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है। चाहे वो एनडीए का कुनबा हो या महागठबंधन का कुनबा, अब और तेजी आएगी चुनावी गतिविधियों में। निश्चित तौर पर देखिए, और ये चुनाव इसलिए भी लिहाज है कि जो राज्यसभा में जो 2 प्रमुख गठबंधन है, एनडीए की बात कर लीजिए या फिर इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए, दोनों अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो चुनाव 18 जून को होना है, उसमें स्थिति ये दिख रही है कि दोनों के राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि किसी को कहीं पर गेन हो रहा है, कहीं किसी को नुकसान हो रहा है। तो अगर आप देखें तो जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर पार्टी लाइन के अनुसार वोटिंग होता है तो एनडीए को 15 से इजाफा होकर वो 17 सीटों तक जो है वो जा सकता है। और इसी तरह से महागठबंधन जो है वो 5 से बढ़कर 7 सीट पर पहुंच सकता है। महागठबंधन को जहां लाभ हो सकता है उसमें से एक राज्य झारखंड है, क्योंकि यहां पर जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना है उस पर एक पर गुरुजी शिबू सोरेन काबिज थे। उनके निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई और अब चुनाव की घोषणा हो गई है। तो उस लिहाज से आप देखें तो एक जेएमएम के पास था और दीपक प्रकाश एक सीट पर हैं, तो वो बीजेपी के नाम सीट है। लेकिन जो वर्तमान में विधानसभा का गणित है, यहां पर एनडीए को एक सीट का नुकसान हो सकता है अगर महागठबंधन एका बनाए रखता है तब। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन में एकजुटता बनी रहती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनावी रणभेरी बज गई है और बीजेपी ने उद्घोष भी किया है कुछ दिन पहले, और उनके वरिष्ठ नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वो सभी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी। जबकि आप देखिए, एक सीट निकालने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है झारखंड में, और अगर आप देखें तो बीजेपी के पास यहां उतने विधायक हैं नहीं, क्योंकि उसके पास 21 हैं, एक आजसू, एक जेडीयू सरयू राय हैं, और इसके अलावा जो है एक जो है चिराग पासवान की पार्टी के पास एक सीट है। तो ये आंकड़ा 24 तक ही पहुंचता है, तो उनको 4 और विधायकों की जरूरत होगी। और यही सवाल जो है वो जेएमएम और कांग्रेस के नेता पूछते भी हैं कि ठीक है, आप नॉमिनेशन तो नियमानुसार करवा लीजिएगा अपने कैंडिडेट का, लेकिन आप बहुमत कहां से लाइएगा, समर्थन कहां से लाइएगा। इसका मतलब है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे। तो बीजेपी पर जो इंडिया ब्लॉक है झारखंड में, वो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहा है अगर बीजेपी कैंडिडेट देती है तब। दूसरी तरफ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि देखिए, अंतर आत्मा की सुनकर जो है विधायक वोट करेंगे और उनके प्रत्याशी को जीत मिलेगी। तो अब इस वजह से अगर सिर्फ आपको महागठबंधन में एका हो जाए तो 2 सीट जो है वो आराम से इंडिया ब्लॉक के पास जा सकता है झारखंड में। लेकिन अगर वहां पर कुछ फूट पड़ती है तो वैसी परिस्थिति में इसका फायदा बीजेपी उठाने के लिए तैयार है। देखिए, एक और नाम की चर्चा हो रही है, परिमल नाथवाणी हैं, जो कि अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, और अब चूंकि वहां पर जो स्थिति दिखती है, ऐसे में वहां से अब उनका सीट निकालना
मुश्किल है। वो पहले झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं, तो ये नाम कयास लगाए जा रहे हैं कि परिमल नाथवानी जो हैं वो झारखंड से फिर से राज्यसभा के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरते हैं या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और वहां पर बीजेपी का समर्थन मिलता है और अन्य पार्टियों के कुछ विधायकों का अगर उनको समर्थन मिलता है तो बाजी पलट सकती है। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में इस तरह की चीजें पूर्व में भी देखी गई हैं। जहां तक महागठबंधन की बात कीजिएगा तो जेएमएम का दोनों सीटों पर दावा है। जो उनके नेतागण हैं वो बार बार इस बात को दोहराते भी हैं कि जेएमएम को दोनों सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से बार बार ये बातें भी कही जा रही हैं कि दोनों पार्टियों के जो आला कमान है वो बैठकर इन चीजों का फैसला कर लेंगे कि इन 2 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए, जेएमएम अगर 2 सीट पर लड़ता है तो कौन हो सकते हैं प्रत्याशी, इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं और उनमें कुछ नाम जो फ्लोट कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि एक तो सोरेन परिवार से ही कैंडिडेट हो सकते हैं, उसमें भी कई नाम सामने आ रहे हैं। अंजनी सोरेन का नाम भी सामने आया था कुछ दिनों पहले, उनके नाम की बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में। अंजनी सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन की बेटी हैं और उड़ीसा में पार्टी का कामकाज संभालती हैं और चुनाव भी लड़ती हैं। मयूरभंज लोकसभा का जब अभी वो 2024 में चुनाव लड़ी है जेएमएम के टिकट पर, तब वो वहां पर तीसरे स्थान पर रही थी और लगभग 11.5% वोट उनको आए थे। 1.25 लाख वोट उनको मिला था और अगर आप देखें तो 1,35,000 इनफैक्ट उनको वोट आया था। और सरसकाना विधानसभा सीट से भी जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनको 20,725 वोट आया था, मतलब 13% से ज्यादा वोट, लगभग 13.25% वोट उनको मिला था। तो पार्टी का काम वो उड़ीसा में देखती हैं, तो हो सकता है कि ये सीट लड़ने के लिए उनको दे दिया जाए। लेकिन एक और नाम की भी चर्चा हो रही है, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के भी नाम की चर्चा होती है कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन राज्यसभा जाएं, क्योंकि दिल्ली में जेएमएम को एक मजबूत आवाज चाहिए और चूंकि कल्पना सोरेन बातों को बहुत तार्किक ढंग से सबके सामने रखती हैं, तो जो झारखंड से जुड़ी समस्याएं हैं उनको अगर वो देश के सबसे ऊंचे सदन में अपने तर्कों के साथ रखेंगी तो उससे उनकी पार्टी का भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो कुछ नाम इस तरह से फ्लोट हो रहे हैं। देखिए, आप विनोद पांडे हैं, उनके नाम की भी चर्चा होती है। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनके नाम की भी चर्चा होती है। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही लेना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो दोनों सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी देना चाहते हैं या सिर्फ एक सीट पर ही अपना प्रत्याशी देते हैं, और जो प्रत्याशी देते हैं वो कौन होंगे, इसका फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस से भी कई दावेदार जो हैं वो आपको दिखेंगे। कुछ दिनों पहले सुबोधकांत सहाय के नाम की भी चर्चा होती है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा होती है कि उनको राज्यसभा जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन अकेले उनका नाम नहीं है, और भी कई नाम जो है वो चल रहे हैं। और अगर उसमें आप देखें तो ये उनके अलावा प्रदीप बालमुचु के नाम की भी चर्चा होती है। पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं कांग्रेस से, घाटशिला से 3 बार के विधायक हैं। तो अगर
एक आदिवासी फेस के लिए कांग्रेस जाती है तो प्रदीप बालमुचु को जो है वहां पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फुरकान अंसारी हैं, अगर अल्पसंख्यक वर्ग से किसी को राज्यसभा भेजना है तो फुरकान अंसारी का भी नाम सामने आता है। तो कई दावेदार कांग्रेस की तरफ से भी हैं। अब बीजेपी किनको उम्मीदवार बनाता है उस पर भी कई जो नामों की चर्चा तो होती है, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास वो 28 का मैजिकल फिगर है नहीं और उनको कम से कम 4 विधायकों की जरूरत होगी अगर एनडीए के घटक दल एक साथ उसके साथ बने रहते हैं तब भी। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार कौन होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा, जिसके नाम पर इतनी सहमति हो कि विपक्ष के भी कुछ विधायक वोट कर दें। तो ये काम बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तो ऐसे में परिमल नाथवानी या किसी जो बड़े उद्योगपति हैं उनके नाम की भी चर्चा जो है वो चल रही है कि वो आते हैं। तो अगर बीजेपी समर्थन कर देती है तो अन्य पार्टी से भी अगर कुछ विधायक उनको समर्थन करते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो सीट निकाल सकते हैं। तो झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। दावेदारी चूंकि आपको बीजेपी ने भी कर दी है, ऐसे अगर आप देखें तो ये सीट इंडिया ब्लॉक की तरफ जाते हुए दिखती है। दोनों सीटें अगर पार्टी के अनुसार वोटिंग होती है तब, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी की दावेदारी से ये चुनाव रोचक हो गया है। पूरे देश में ही दरअसल जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनफैक्ट 24 के साथ 2 अन्य सीटों पर बाई इलेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु से एआईएडीएमके के जो राज्यसभा सांसद थे वो विधायक बन गए हैं, तो वो सीट भी खाली हो रही है। और नवीन, आप देखिए स्थिति क्या बनती है कि तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी टीवीके की सरकार बनी है और चूंकि ये सीट तमिलनाडु से बाई इलेक्शन में जाएगा तो वहां अब सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो वो विजय की पार्टी है। तो विजय की पार्टी को एक राज्यसभा सदस्य भी मिलने जा रहा है इस चुनाव में। ये एक बड़ी खबर है। अगर इस चुनाव से आप निकालें तो वो चीजें भी आपको दिखेंगी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुनेत्रा पवार, उनकी सीट भी खाली हुई है आपको, क्योंकि वो अब विधानसभा की मेंबर हो गई हैं। तो उस सीट पर भी बाई इलेक्शन होगा। तो 24 ऐसे है और 2 ये सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों पर चुनाव है। एमपी, राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड में 2 सीट के लिए चुनाव है और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव जो है वो 18 जून को होगा। और 2 बाई इलेक्शन आपको सुनेत्रा पवार और सीवी षणमुगम के सीट पर। चलिए, तो दिलचस्प स्थिति है राज्यसभा चुनाव की और झारखंड में बीजेपी की दावेदारी से ये और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में पार्टियां अपने पत्ते कैसे खोलती हैं और राज्यसभा के लिए कौन सा उम्मीदवार मैदान में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।